सो गाइस, आज तक आपने मार्वल की लगभग हर मूवी देख ली होगी और आप एवेंजर्स के एक पक्के फैन बन चुके होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज यानी एवेंजर्स की टीम सिर्फ एक कोइंसिडेंट की वजह से बनी थी? अगर नहीं तो इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आज मैं आपको एवेंजर्स से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आप शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो नंबर 10 गाइस, मुझे नहीं पता कि आपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी द इनक्रेडिबल हल्क देखी है कि नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्टर्स के हिसाब से उस मूवी में हल्क के रोल को प्ले करने की पहली चॉइस मार्क रफेलो थे, जो करंटली ब्रूस बैनर और हल्क के रोल को प्ले कर रहे हैं। लेकिन द इनक्रेडिबल हल्क के टाइम मार्वल स्टूडियोज ने मार्क रफेलो को कास्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज को लगता था कि अगर एडवर्ड नॉर्टन को ब्रूस बैनर का रोल दिया गया तो मूवी चल जाएगी, क्योंकि उस टाइम एडवर्ड मार्क रफेलो से ज्यादा फेमस थे। लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उल्टा, मूवी चली नहीं और फिर बाद में दी एवेंजर्स 2013 के टाइम मार्क रफेलो को हल्क यानी ब्रूस बैनर का रोल वापस कर दिया गया। नंबर 9 दी एवेंजर्स में ऑस्कॉप टावर भी दिखने वाला था। जी हाँ, आपने सही सुना, और इस बात के लिए सोनी और डिज्नी के बीच डील भी साइन हो चुकी थी। लेकिन जब तक डील साइन होने के बाद ऑस्कॉप टावर के विजुअल्स तैयार होते, तब तक दी एवेंजर्स के रिलीज डेट नजदीक आ चुकी थी, जिसने मार्वल के इस प्लान पर बिल्कुल ही पानी फेर दिया। नंबर 8 मार्वल ने दी एवेंजर्स के नाम को 1970 में ही ट्रेडमार्क कर लिया था। लेकिन इस सब के बाद भी जब मूवी को रिलीज करने की बारी आई तो मार्वल स्टूडियोज के सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। दरअसल 1960 के टाइम यूके में एक स्पाई मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम दी एवेंजर्स था। तो उन्होंने 2012 में ही मार्वल स्टूडियोज को ये नोटिस भेज दिया कि भाई ये नाम तो हमारा है, आप इसे यूज नहीं कर सकते। तो इसके जवाब में मार्वल ने बहुत चालाकी से यूके में मूवी का नाम ही चेंज कर दिया। उन्होंने दी एवेंजर्स के नाम को चेंज करके मार्वल्स एवेंजर्स असेंबल रख दिया। वो स्पाई मूवी सिर्फ यूके में रिलीज हुई थी, तो इस तरह से दी एवेंजर्स मूवी को यूके में कोई भी लीगल इशू फेस नहीं करना पड़ा। नंबर 7 कई लोगों को लगता है कि कॉमिक्स से इंस्पायर होकर मूवीज और कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं, लेकिन निक फ्यूरी के केस में बिल्कुल इससे उल्टा है। दरअसल मार्वल ने 2002 के टाइम मार्वल अल्टीमेट यूनिवर्स के निक फ्यूरी को टोटली अपडेट करने की सोची। उन्होंने अपनी कॉमिक्स में एक फिक्शनल फेस यूज करने की बजाय एक रियल लाइफ फेस यूज किया, और वो सैमुअल एल जैक्सन का था। और कॉमिक बुक फैंस ने इस वाले निक फ्यूरी को इतना पसंद किया कि मार्वल स्टूडियोज को सैमुअल एल जैक्सन को मूवीज में भी कास्ट करना पड़ा। नंबर 6 दी एवेंजर्स के टाइम मूवी के डायरेक्टर जोश विडन को ये कंफर्म नहीं था कि स्कारलेट जॉनसन यानी ब्लैक विडो पहली एवेंजर्स मूवी के लिए अवेलेबल होगी या नहीं होगी। इसलिए उन्होंने ब्लैक विडो के साथ साथ दी एवेंजर्स के लिए वास्प के लिए भी एक स्क्रिप्ट लिख डाली, ताकि अगर ब्लैक विडो अवेलेबल ना हो तो वो वास्प को ही मूवी में फीचर कर देंगे। पर शुक्र ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ब्लैक विडो का कैरेक्टर भी काफी सॉलिड है। नंबर 5 मार्वल स्टूडियोज एक्टर्स को कास्ट करने से पहले उन्हें मूवी से रिलेटेड उनके कुछ सीन समझाते हैं, ताकि उन्हें स्टोरी की कुछ डिटेल्स पता लग सकें। लेकिन स्टोरी और मूवी की सीक्रेसी को बनाए रखने के लिए मार्वल कभी भी पूरी बात नहीं बताता, ताकि अगर कोई कैरेक्टर मूवी करने से मना भी कर दे तो उनकी स्टोरी लीक ना हो। पर मार्वल की यही बात एक्टर्स को कभी कभी कंफ्यूज भी कर देती है, और ऐसा ही कुछ फाल्कन और वॉर मशीन के साथ भी हुआ था। दरअसल वॉर मशीन को प्ले करने वाले एक्टर डॉन चीडल को बताया गया था कि उनका रोल वॉर मशीन का होगा, और जब तक उन्होंने मूवी की शूटिंग शुरू नहीं की तब तक तो उन्हें यही लगा कि उनका रोल सच में एक मशीन का होगा। फिर ऐसा ही कुछ फाल्कन के रोल को प्ले करने वाले एक्टर एंथनी मैगी के साथ भी हुआ था। जब तक वो खुद थिएटर में अपनी पहली मूवी यानी द विंटर सोल्जर को देखने नहीं गए, तब तक उन्हें यही पता नहीं चला कि वो एक एवेंजर बन चुके हैं। नंबर 4 ऑनलाइन मीडिया और मूवीज आज के जमाने में मार्केटिंग करने का एक बहुत अच्छा जरिया है, और दी एवेंजर्स ने ये बात साबित भी कर दिखाई। अगर आपको याद होगा, दी एवेंजर्स के लास्ट के सीन्स और एंड क्रेडिट सीन्स में पूरी टीम मिलकर शोरमा को खा रही थी, और जिस रेस्टोरेंट का नाम टोनी ने लिया था वो सच में लॉस एंजलिस में एग्जिस्ट करता है। और खास बात ये थी कि टोनी के बस एक बार बोलने से एलए के उस रेस्टोरेंट की सेल्स उस वीकेंड 80% तक इंक्रीज हो गई। नंबर 3 अगर किसी मूवी के लिए ऑडिशन लिया जा रहा हो तो बहुत से कैंडिडेट्स ऑडिशन देने के लिए आएंगे, और गाइस थोर के रोल के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पर उस ऑडिशन की खास बात ये थी कि थोर के रोल के लिए लोकी यानी टॉम हिडलसन ने भी ऑडिशन दिया था, पर मार्वल ने टॉम की शैतानी हरकतों को पहचाना और उसे थोर के रोल की बजाय उसके भाई लोकी का रोल दे दिया, जिसके लिए मार्वल स्टूडियोज बाद में एक अलग ऑडिशन करने वाला था।
और गाइज ये अच्छा ही हुआ क्योंकि इससे मार्वल का काम भी कम हो गया और टॉम हिडलसन के अलावा मुझे नहीं लगता कि इस रोल को कोई और अच्छे से प्ले कर सकता है। नंबर 2, आयरन मैन स्टैन ली के लिए एक चैलेंज था। एक्चुअली स्टैन ली को कहा गया था कि अगर वो एक मिलिट्री बेस्ड मूवी बनाएंगे तो वो नहीं चलेगी, लेकिन स्टैन ली आयरन मैन के साथ आए जो खुद एक वेपन मैन्युफैक्चरर है, जिसने उन्हें चैलेंज जिता दिया। मूवी एक हिट रही और आयरन मैन की वजह से ही आज मार्वल स्टूडियोज इस पोजीशन पर पहुंच पाया है। नंबर 1, आपको लगता होगा कि जस्टिस लीग की तरह ही एवेंजर्स भी मार्वल की एक प्री प्लान टीम होगी, लेकिन गाइज ऐसा नहीं है। दरअसल मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग मार्केट में कंपनी की वैल्यू को बनाए रखने के लिए उनकी कॉमिक्स का टाइम पर रिलीज होना जरूरी है, क्योंकि गाइस 60s के टाइम मार्वल के प्रॉफिट कमाने का मेन सोर्स कॉमिक्स थी, इसलिए वो डिले नहीं कर सकते थे। सितंबर 1963 के एक दिन डेयरडेविल के ओरिजिन का पहला इशू रिलीज होना था, लेकिन डेयरडेविल की ओरिजिन स्टोरी टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाई और मार्वल डिले भी नहीं कर सकता था। तो उस टाइम इस सब से बचने के लिए स्टैन ली ने एक सिंपल सा आइडिया दिया, क्यों ना मार्वल के पहले ही बन चुके सुपर हीरोज को मिलाकर एक स्टोरी लिख ली जाए, और इससे उन्हें हर एक कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी भी नहीं लिखनी पड़ती जैसे कि उन्हें डेयरडेविल के इशू में करना पड़ता। और इसी तरह डीसी की जस्टिस लीग को कंपटीशन देने के लिए उनके पास एक्समैन के जैसे ही एक और अच्छी टीम बन जाएगी। सो अगर डेयरडेविल की कॉमिक बुक रिलीज हो जाती तो एवेंजर्स कभी बनती ही नहीं। पर गाइस आप में से कई लोग कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एवेंजर्स तो बाद में भी बन सकते थे। लेकिन गाइस ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उस टाइम मार्वल के पास पहले से ही एक्समैन जैसी एक टीम पड़ी थी जो डीसी की जस्टिस लीग को टक्कर दे सके। तो एवेंजर्स ने तो एक कंटीजेंसी प्लान की तरह काम किया, इसलिए गाइस मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि एवेंजर्स सिर्फ एक कोइंसिडेंस की वजह से बनी थी, लेकिन बाद में सक्सेसफुली ये टीम सुपर हिट रही। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुपर हीरो कॉमिक्स को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि फ्यूचर में आपको वहाँ भी कुछ नया देखने को मिल सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और थॉर की पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देख लें। अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।